तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत ड्रामे की फीमेल मेन लीड से होती है जिसका नाम मिया होता है। और मिया की ना एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम की कोको होता है। वो अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ने के लिए गई हुई होती है। कोको को स्कूल छोड़ते ही कुछ ही टाइम बाद जैसे ही वो अपनी कार के अंदर जाती है तो उसे दिखता है कि उसकी कार में किसी लड़की के कपड़े पड़े हुए हैं। एंड ये ही इतना काफ़ी नहीं था कि उसे वहाँ पर एक चिट्ठी भी मिलती है। एंड इसी तरीके से उसमें लिखा हुआ था कि मुझे ना ये ड्रेस की कलर पसंद नहीं आया है, तो इसलिए अपने हस्बैंड को बोलना कि दूसरी ड्रेस मेरे लिए लेकर आना, और हाँ, इसे तुम रख सकती हो। ये सब कुछ पढ़ते ही वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसके बाद फटाफट से अपने हस्बैंड को कॉल करती है, जहाँ पर वो उससे बोलती है कि क्या आप इस टाइम पर अपने ऑफिस में ही हैं। जैसे ही वो ये बोलती है तभी उसे एक लड़की की आवाज़ आती है जो उसके हस्बैंड को अपना हस्बैंड कह रही होती है। ये सब कुछ जानकर ना मिया बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। एंड इसी तरीके से हमें पता लगता है कि उसका हस्बैंड, उसका नाम की चैन से था, वो वाकई में एक दूसरी लड़की के साथ था। लेकिन वो उसे बोलता है कि इस टाइम पर मैं ऑफिस में ही हूँ, आखिरकार तुम मुझसे इस तरीके के क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हो। अपने हस्बैंड की बातों को सुनकर वो चुप हो जाती है और डिसाइड करती है कि जल्दी से वो उसके ऑफिस में जाकर पता करेगी कि आखिरकार क्या माजरा है। कुछ इसी तरीके से फटाफट से वो चैंसे के ऑफिस में पहुंच जाती है। एंड हम देखते हैं कि चैंसे के ऑफिस में एक लड़की जो होती है वो एक लड़के के साथ रोमांस कर रही होती है। हमारी मियाँ फटाफट से वहाँ का दरवाज़ा खोलती है। एंड जैसे ही वो ये नज़ारा देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। एंड इसी तरीके से फटाफट से जाकर उस लड़की को अपने हस्बैंड से दूर करती है, साथ ही उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा भी मारती है। उसे देखकर वो कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम इतनी नीच कैसे हो सकती हो। मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त माना था और तुम्हें इस कंपनी में लगवाया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो उसके सामने रोने लग जाती है। लेकिन जैसे ही मियाँ लड़के का चेहरा देखती है तो उसे पता लगता है कि वो तो उसका हस्बैंड नहीं है, बल्कि में वो तो कोई और आदमी है। ये सब कुछ देखकर वो शॉक हो जाती है, साथ ही शर्मिंदा भी। कुछ ही टाइम बाद वो घर पर जाती है तो उसके हस्बैंड को ये सारी चीज़ें पता लगती है और वो उसे देखकर कहने लग जाता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर चीट करूंगा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। मैं प्रॉमिस खाता हूँ कि अगर मैंने तुम पे कभी भी चीट किया ना, उसी टाइम मेरी डेथ हो जाएगी। मिया उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को मान लेती हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी कार में लड़कियों के कपड़े क्या कर रहे थे। जिसके बाद वो क्या करता है कि अपने मैनेजर को फटाफट से कॉल करता है। एंड इसी तरीके से हमारे मियाँ के सामने बैठ जाता है स्पीकर पे फ़ोन कर जहाँ पर वो मैनेजर से इस बारे में पूछता है और मैनेजर उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम से वो उनकी कार में किसी और लड़की को नहीं लेकर आएगा, इस बार उससे गलती हो गई है। इसी तरीके से जानबूझ के वो चैन से जो होता है वो हमारे मियाँ के सामने बहाना बनाकर कहने लग जाता है कि दरअसल जो मैनेजर है इसकी बहुत गंदी आदत है, ये मेरी कार को अपना होटल रूम से बच के उसमें पता नहीं क्या क्या करता रहता है, लेकिन मैंने उसे डांटा है तो अगली बार से वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। जिसके बाद चैन से मियाँ को गिफ्ट देता है ताकि उसका इन सब चीज़ों पर ध्यान ही ना जाए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हमारी मियाँ जो होती है वो सोई हुई होती है। इतने में ही उसे चैंसे के फ़ोन पर लगातार मैसेज आए दिखाई देते हैं। चैंसे वहाँ पर नहीं था, वो उसका फ़ोन चेक करने लग जाती है, तभी जाकर उसे मैसेज का पता लगता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि इस बार तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार अगर तुम्हारी वाइफ को चीटिंग का पता लग गया तो सारा इल्ज़ाम मैं अपने सर पर नहीं लूँगी। इतने में ही उसे चैंसे के पैरों की आहट सुनाई देती है। वो फटाफट से समझ जाती है कि वो यहाँ पर आने वाला है। वो उसका फ़ोन नीचे रखकर सोने की एक्टिंग करने लग जाती है। तभी वहाँ पर चैंसे की भी एंट्री हो जाती है। एंड चैंसे जब उसे सोया हुआ देखता है तो उसके बाद वो भी फटाफट से जाकर बेड पर सो जाता है। लेकिन हमारी जो मियाँ थी वो समझ गई थी कि कुछ तो झोल है एंड चैन से उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जल्द से जल्द इस माजरे का पता लगा कर रहेगी कि आखिरकार बात क्या है और चैन से उसे क्या छुपा रहा है। नेक्स्ट डे हम हमारे मियाँ को देखते हैं जो मदद के लिए अपने दोस्त जिन को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि क्या प्लीज़ तुम मेरी मदद कर सकते हो। दरअसल मुझे लग रहा है कि मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है, मुझे उसे पकड़ना है और जानना है कि क्या वो वाकई में मुझे चीट कर रहा है। उसकी बातों को सुनकर जिन उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम बिल्कुल भी अकेला मत समझना खुद को। और कुछ इसी तरीके से वो चैंसे की इन्फॉर्मेशन को निकालना शुरू कर देता है। तब जाकर उसे पता लगता है कि हाल ही में ही कुछ दिनों से वो एक होटल में आता जाता रहता है एक लड़की के साथ। ये सब कुछ जानकर वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज जाती है। तभी जाकर उसे पता लगता है कि वो लड़की कोई और नहीं है, बल्कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड डियान है। तो तभी हम देखते हैं
कि सच्चाई का पता लगाने के लिए वो उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर टियान मौजूद होता है। एंड जैसे ही वो उस जगह जाती है तो उसे पता लगता है कि टियान वाकई में इस टाइम पर चैंजे के साथ मौजूद है। ये सब कुछ देखकर तो उसके पांव तले जमीन ही खिसक जाती है। एंड इसी तरीके से वो सोचने लग जाती है कि जब एक बार वो तीनों के तीनों साथ में बैठ रखी थी तो टियान ने बोला था कि उसे चैंसे जैसा हस्बैंड चाहिए। जब वो हमेशा उससे चैंसे के बारे में बातें करती रहती थी कि वो कितनी लकी है जो उसे चैंसे जैसा इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। मिया उसकी बातों को टाल देती थी ये सोचकर कि वो उसकी छोटी बहन है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कुछ ही दूर से वो देखती है कि जो टियान है वो चैंसे के ही साथ है। वो फटाफट से भागकर वहां पर जाती है और कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। ये सब कुछ देखकर टियान को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो उसे देखकर कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने के लिए आई थी। मैं जानती हूँ कि चैंसे की पसंद बहुत ज़्यादा अच्छी है और वैसे भी लड़कों को क्या पसंद आएगा एक लड़के से बेहतर इसे कौन जान सकता है। मैं तो तुमको बताना चाहती थी लेकिन काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई थी तो इसलिए बता नहीं पाई। इतने में ही चैंसे वहाँ पर एक नेकलेस मंगाता है एंड उसके बाद वो नेकलेस मिया को देकर कहने लग जाता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए ही लिया है। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी बहुत ही जल्दी आने वाली है ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें पहले ही सरप्राइज दे दूं। एंड आई नो तुम्हें सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सब कुछ देखकर मिया को लगता है कि ये उसी की गलती है और वो बेफालतू ही उस पर शक कर रही है। इतने में ही वो टियान से पूछती है कि मैंने सुना है कि आजकल तुम रोज़ होटल में जा रही हो, आखिरकार सब कुछ ठीक तो है। तभी टियान उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड ने अब तक घर नहीं लिया है, इसीलिए हम दोनों के दोनों कुछ टाइम के लिए होटल में रूम में रह रहे हैं। चलो अब चलती हूँ, तुम दोनों आपस में बात कर लो। ऐसा ही कहकर वो चली जाती है। कुछ ही टाइम बाद वहाँ से चैंजे भी चला जाता है वो और हमारी जो मिया होती है वो उसे नेकलेस को देखने लग जाती है। कार में बैठकर जब वो अपने नेकलेस को देख रही होती है तो तभी उसे उस नेकलेस पे टियान का नाम दिखाया जाता है। कुछ ही टाइम बाद वहाँ पर उसे एक चिट्ठी भी मिलती है। इसी तरीके से उस पर लिखा हुआ होता है कि तुम्हें मेरे हस्बैंड का दिया हुआ गिफ्ट कैसा लगा। उस चिट्ठी को देखकर मिया को दोबारा से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एंड अगेन उसे शक होने लग जाता है अपने ही हस्बैंड पर। कुछ ही टाइम बाद वो घर पर आती है तो वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। उसकी बेटी कोको अपनी मॉम को इस हालत में देखकर उनसे कहने लग जाती है कि मॉम क्या हो गया, आप ठीक तो है ना, आप इस तरीके से रो क्यों रही है। जहाँ पर वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम तो मुझे प्यार करती हो ना। कोको अपनी मॉम को देखकर शांत करवाती है और कहती है कि मुझसे ज़्यादा प्यार आपको कोई भी नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से कोको की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ पर चैंसे की एंट्री हो जाती है। चैंसे जैसे ही वहाँ पर आता है और अपनी कोको के आंखों में आंसू देखता है तो उससे कहने लग जाता है कि क्या हो गया, सब ठीक तो है ना। कोको अपने डैड से कहती है कि मेरी मॉम को बुली मत करना। ऐसा ही कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो चैंसे होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मियाँ पर और वो उसे देखकर कहने लग जाता है कि तुम्हारा दिमाग कुछ पागल हो गया है क्या, इतना ज़्यादा शक आखिरकार आजकल तुम मुझ पर करने क्यों लग गई हो, तुम्हें बेटी के बारे में तो सोचना चाहिए। तो वो उसे नेकलेस दिखाती है और कहती है कि तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम पर शक ना करूँ, ये देखो तुमने इस नेकलेस में किसी और औरत का नाम लिखवाया हुआ है एंड ये सब कुछ देखकर भी तुम्हें चाहते हो कि मैं तुम पे शक ना करूं। वो उसे बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें पक्का शॉप ओनर की ही गलती है। क्या पता उसने गलती से किसी और का नाम लिख दिया हो और सारा इल्जाम तो मुझ पर डाल रही हो। मैं आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, इतने लंबे टाइम से मैं तुम्हें पसंद करता आ रहा हूँ, तुम्हें धोखा देने की तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। कुछ इसी तरीके से जो मिया होती है वो जिन को घर पर आकर मैसेज करती है और कहती है कि प्लीज़ पता लगाओ कि आखिरकार मेरा हस्बैंड किस लड़की के साथ आजकल घूम रहा है। जिन उसकी बातों को सुनकर कहने लग जाता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों का पता लगाता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मिया उसका धन्यवाद करती है उसके इतने बुरे टाइम में उसका साथ देने के लिए। दरअसल जिन उसे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन मिया की जब शादी हो गई थी तो उसके बाद उसने अपनी सारी उम्मीदों को छोड़ दिया था। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टियान का बॉयफ्रेंड मिया और चैंसी वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। दरअसल वहाँ पर डिनर पर हमारी मिया ने टियान को बुलाया हुआ होता है एंड उसके बाद उसे अपना नेकलेस दिखाती है, जहाँ पर टियान देखती है कि उस नेकलेस पे तो उसका नाम लिखा हुआ है। एंड ये सब कुछ देखकर ना वो बड़ी शॉक हो जाती है और कहने लग जाती है चैंसे को देखकर कि आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया। जहाँ पर टियान जो होती है
वो उठकर वहाँ से जाने ही वाली होती है, हमारी मियाँ उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम बचाओ, क्या पता इसमें वाकई में ही शॉपकीपर की गलती हो। जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड भी कहने लग जाता है कि मैं अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, हम दोनों के दोनों एक दूसरे को चीट करने की कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इसी तरीके से तभी वहाँ पर जैसे ही वो जाते हैं तो एक और लड़की की एंट्री होती है और इसका नाम सीसी होता है। सीसी की एंट्री जैसे ही वहाँ पर आती है ना तो हमारी मियाँ बड़ी खुश रहती है, क्योंकि वो सीसी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा मानती थी, अपना बहुत अच्छा दोस्त। इसी तरीके से सीसी वहाँ पर आ जाती है और उसे कहने लग जाती है कि मैं इस मॉल में काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रही हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। दरअसल मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, लेकिन उसकी ना फैमिली है, क्योंकि वो मैरिड है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मियाँ उसकी बातों को सुनकर कहती है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें किसी की फैमिली को इस तरीके से ख़राब नहीं करना चाहिए। एंड इसी तरीके से वो चैंजे को भी ये सब कहने के लिए बोलती है। तो उसके बाद ना वो भी सीसी को समझाती है कि अगर तुम किसी का हंसता खेलता परिवार बिगाड़ने की कोशिश करोगी ना तो तुम भी कभी खुश नहीं रह पाओगी। तो उसकी बातों को सुनकर वो कहने लग जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल वो जो लड़का है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है एंड उसे अपनी बीवी पर अब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और तो और उसने मुझे कहा है कि वो मुझे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार करता है, साथ ही वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देगा। मियाँ उसकी बातों को सुनकर कहने लग जाती है कि इसका क्या मतलब? वो क्या पता ऐसा और लड़कियों से भी कहे, तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए, तुम इतनी सुंदर हो, कोई और लड़का देख लो। तो वो उसे कहने लग जाती है कि हाँ मुझे तो ना चैन से जैसा लड़का चाहिए। ये सब कुछ सुनकर हमारी मियाँ बड़ा ही ऑकवर्ड फील करती है, जिसके बाद चैन से खुद ही उसे वहाँ पर से जाने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मियाँ शॉपिंग करने के लिए गई हुई होती है अपनी दोस्त टियान के साथ, और वो जब टियान को ये सारा इंसिडेंट बताती है ना तो टियान बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे तो ना सीसी पे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या पता यही वो लड़की हो जो तुम्हें इस तरीके से चिट्ठी वगैरह लिखती हो। तभी हम देखते हैं कि हमारी जो मियाँ होती है वो याद करने लग जाती है कि किस तरीके से 2 बार उसने अपने हस्बैंड पे बेबुनियाद ही शक किया है, तो वो उस पे अब और भी ज़्यादा शक नहीं करना चाहती है। वो उससे कहने लग जाती है कि शायद मुझे ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो। टियान उससे कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हारी बात को मान लेती हूँ। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं इतने में ही हमारे मियाँ को जिन का कॉल आता है और वो उसको बताता है कि तुम अभी मॉल में हो ना, तो मैंने अभी अभी उसी मॉल में तुम्हारे हस्बैंड को किसी और लेडी के साथ देखा है, तुम जल्दी से जाओ और तुम सारा का सारा प्रूफ इकट्ठा कर सकती हो, क्या क्या किस तरीके से तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है। इस बारे में जानकर हमारे मियाँ भटैक से भाग कर वहाँ पे से चली जाती है और वो देखना चाहती थी कि वो सच में मियाँ को चीट कर रहा है या फिर मियाँ बेफालतू में ही ये सारी चीज़ें सोच रही है। टियान को समझ नहीं आता है कि फ़ोन कॉल की वजह से वो इतना ज़्यादा क्यों घबरा गई है। वो मियाँ से पूछने की कोशिश भी करती है लेकिन मियाँ उसका कोई रिप्लाई नहीं करती है। इतने में ही हम देखते हैं कि जो मियाँ होती है वो एक रूम को खोलती है। जैसे ही उस रूम में जाती है कि तो वहाँ पे वो लड़की को तो देखती है लेकिन वो किसी और लड़के के साथ होती है। ये सब कुछ देखकर वो सोचने लग जाती है कि एक बार दोबारा से उसने अपने हस्बैंड पर बेफालतू ही शक किया, आज के बाद वो कभी भी उस पर शक नहीं करेगी। वो वहाँ से जाने वाली होती है तभी उसे अपने हस्बैंड की आवाज़ आती है, जहाँ पर वो एक लड़की से बात कर रहा होता है। ये सब कुछ जानकर हमारी जो मियाँ होती है वो दोबारा से वहाँ पर छानबीन करने लग जाती है। इतने में ही उसकी नज़र अपने हस्बैंड और उसके साथ खड़ी सीसी पर पड़ती है, जिस लड़की पर उसने कभी भरोसा भी नहीं किया था कि वो उसे चीट करेगी। वो आज उसी के हस्बैंड को उससे छीनना चाहती थी। उसने सीसी की आज तक हमेशा मदद की थी, लेकिन कहते हैं ना कि आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं है। सीसी और चैन से आपस में बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से वो इस मियाँ को अपनी लाइफ से निकाल देंगी। साथ ही चैन से तो उसे ये भी कह रहा होता है कि उसे अब कोको का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो मॉम है वो कोको को नहीं छोड़ने देगी। हमारी मियाँ खुद को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाती है और बेचारी वहीं पर ही बैठकर रोने लग जाती है। जैसे तैसे करके टियान उसे वहाँ पर से लेकर जाती है। चैन से को शक हो गया था, वो जैसे ही देखता है तो तभी उसे दिखता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मियाँ घर पर जाती है तो देखती है कि कोको की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। वो उसके सामने आकर बैठ जाती है और उसे देखकर कहने लग जाती है कि बेटा तुम्हारी मॉम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए।
तभी उसे जिन का कॉल आ जाता है। वो उस कॉल को रिसीव करने चली जाती है एंड इसी तरीके से जिन को सारी बात बताती है और कहने लग जाती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे थे और मैं भी सही सोच रही थी, मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है। जहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम एक काम करो कि सारे के सारे सबूत इकट्ठा करो और उसके बाद उसे डिवोर्स दे दो। हमारे मियाँ उसकी बातों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। इसी तरीके से नेक्स्ट डे सभी के सभी एक पार्टी में गए हुए होते हैं, जहाँ पर हमारी मियाँ देखती है कि जैनसी और जैनसी के साथ सीसी बड़े चिपके चिपके खड़े हो रखे एंड उन दोनों के साथ बात कर रही है वही लड़की जिसे उसने ऑफिस में पकड़ा था। वो ना उसे उसकी फ़ोटो भेजती है उस लड़की के साथ ऑफिस की और उसे शांत रहने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसके बाद उन दोनों से कहती है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हमारी जो प्यारी सी मियाँ होती है वो उनके पास चली जाती है और उन्हें देखकर कहने लग जाती है कि क्या बात, आखिरकार सीसी यहाँ पर कैसे मौजूद हो गई। सीसी जानबूझ के बहाना बनाकर कहने लग जाती है कि दरअसल यहाँ पर पार्टी थी तो इसने मुझे भी बुला दिया, मैं आना नहीं चाहती थी लेकिन ज़बरदस्ती बुलाने पर आना पड़ा। जिसके बाद मियाँ जानबूझ के जैनसी के क्लोज जाने लग जाती है एंड इस तरीके से प्रिटेंड करने लग जाती है जैसे कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करती होगी और साथ ही चैन से भी उससे प्यार करता है। वो कहने लग जाती है कि वाकई में मेरा हस्बैंड मुझे कितना ज़्यादा प्यार करता है, चैन से तुम खुद ही बताओ अपने मुंह से। जिसके बाद चैन से कहता है कि हाँ तुम सच में बहुत अच्छी हो। इतने में ही वहाँ पर एक वेटर उन दोनों के लिए ये ड्रिंक लेकर आता है। जब वो उसे बोलता है कि ये ड्रिंक हमें देने के लिए किसने कहा है, तो वो कहता है कि ये ड्रिंक आपको देने के लिए जिन ने कहा है। दरअसल जिन भी उस पार्टी में मौजूद था एंड इसी तरीके से जिन जो होता है वो चैन से बात करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियाँ उसी लड़की से बात करने के लिए चली जाती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड निकाल दिया है मैंने। तुम्हारी जो बेटी है वो भी किंडरगार्टन में पढ़ती है, उससे अगर पता लगेगा कि तुम्हारा चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा है तो उसे बड़ा ही दुख होगा। देखो मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारा घर नहीं उजाड़ना चाहती हूँ, बस अपनी ज़िंदगी बनाना चाहती हूँ। कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो सभी तुम मुझे ला कर दे दोगी, साथ ही कंपनी के रिगार्डिंग की सारी इन्फॉर्मेशन भी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी फ़ोटो को पब्लिक कर दूंगी। उसकी बातों को सुनकर लड़की डर जाती है और उसकी बातों को मानने के लिए हाँ भी बोल देती है। मियाँ कुछ ही टाइम बाद जिन से मिलती है एंड उसके बाद उससे मिलकर कहने लग जाती है कि कैसे हो तुम, बहुत टाइम बाद तुमसे असल में फ़ेस टू फेस मुलाकात हो रही है। जिसके बाद वो उसकी बेटी कोको से उसके बारे में पूछने लग जाता है एंड उसके बाद हमारी मियाँ उसे बताती है कि कोको तो बिल्कुल ठीक है लेकिन उसके जो डैड हैं उन्हें काफ़ी अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा, तभी जाकर वो लाइन पे आएंगी। तो इसी तरीके से जिन स्माइल करने लग जाता है और उसे कहता है कि काफ़ी लंबे टाइम से मैंने तुम्हें मिस किया था। हमारी जो मियाँ होती है ये सब कुछ सुनकर उसे थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फ़ील होने लग जाता है बिकॉज़ वो जानती थी कि जिन उसे पसंद करता है एंड वो उसकी फीलिंग के साथ नहीं खेलना चाहती थी, साथ ही उसके साथ रिलेशनशिप में भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक बच्ची थी, साथ ही वो डिवोर्स भी लेना चाहती थी। कुछ ही टाइम बाद जिन मियाँ को बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड दोबारा से उस लड़की के साथ गया है, अभी जाकर उन दोनों की तुम वीडियो बना दो ताकि हम उन दोनों के चीटिंग के सबूत को कैप्चर कर सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वाकई में वो दोनों के दोनों साथ में होते हैं, जहाँ पर चैन से उसे कह रहा होता है कि बहुत ही जल्दी मैं तुमसे शादी कर लूँगा, कुछ और टाइम तक हम उस लड़की का यूज़ कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारी जो मियाँ होती है उसे याद आने लग जाता है वो पल जब चैन ने उसे प्रपोज़ किया था। साथ ही उसे बुरा था कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। उस दिन हमारी मियाँ बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन आज वो दिन था जब उसे अपनी रिंग को देखकर भी उल्टियाँ आ रही थी और वो सोचने लग जाती है कि आखिरकार किस मनुष्य घड़ी में उसने चैन से जैसे लड़के के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया। काश उसी टाइम उसे पता लग जाता कि ये इस तरीके का लड़का है तो वो कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, वो उसके वीडियो को बनाने लग जाती है। मियाँ ना उदास होकर बैठी हुई होती है। डेफिनेट सी बात थी, उस इंसान को उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी थी एंड आखिर में उसने उसे धोखा दिया। जिन जो होता है वो उसे कंसोल करवाने की कोशिश करता है और कहता है कि इस तरीके से तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो भला मानो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से पहले ही चला गया और तुम्हें जल्द ही उसके बारे में सच्चाई पता लग गई। अब तो तुम्हारी बारी है ग्रो करने की। जहाँ पर मियाँ उससे कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से उसने मुझे बिट्रे किया है मैं इससे भी बुरी तरीके से उसे बिट्रे करूँगी और उसे बताऊँगी कि कैसा फील होता है जब अपना तुम्हारे साथ धोखाधड़ी करता है। एक सीन में हम देखते हैं कि हमारी जो मियाँ होती है ना वो कुछ इस तरीके से एक्ट कर रही होती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं होगा। उसके बाद तो वो बड़े प्यार से उससे बात करती है और कहती है ना
कि चैन से मुझे ना जॉब पर जाना है। तो तभी वो कहता है कि तुम बेटी की देखभाल करो, मैं जॉब करता रहा हूँ और काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाता हूँ। मियाँ उससे कहती है कि ये तो स्कूल चली जाती है, उसके बाद मैं घर पे बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, इससे बेहतर मैं कुछ काम कर लेती हूँ। तो चैन से उसे कहता है कि अगर तुम करना चाहती हो तो ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी है। और कुछ इसी तरीके से नेक्स्ट डे से चली जाती है वो अपने काम पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि फाइनली अब वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकती थी। चैनजे के चक्कर में ना तो वो कभी जॉब कर पाई और ना ही अपने करियर को परस्यू। कुछ टाइम बाद वो जिन के साथ बैठी हुई होती है, जहाँ पर जिन उसे समझा रहा होता है कि आखिरकार उसे आगे क्या क्या करना है एंड किस तरीके से चैनजे को सबक सिखाना है। दरअसल उसकी कंपनी इस कगार पर है कि वो बहुत ही जल्दी बैंकक्रप्ट हो सकती है एंड एक बार वो बैंकक्रप्ट हो गई तो चैनजे की अकल खुद ही ठिकानों पर आ जाएगी। कुछ ही टाइम बाद जो चैन से होता है वो गुस्से में एकदम घर आता है और कहने लग जाता है कि ना जाने क्या हो रहा है, कंपनी का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब था और अब उससे भी ज़्यादा ख़राब होने लग गया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे लोन की ज़रूरत है लेकिन कोई लोन भी नहीं दे रहा है। एक काम करो ना, तुम जहाँ पर जॉब कर रही हो तुम वहाँ पर लोन की गुजारिश करो, क्या पता वो तुम्हें लोन दे दे। तो इसी तरीके से मियाँ उससे पूछती है कि मुझे तो वहाँ पर काम करते हुए अभी सिर्फ 1 मंथ हुआ है, इतनी जल्दी आखिरकार वो मुझे लोन कैसे दे सकते हैं। चैनजे उससे बोलता है कि बॉस से प्यार से बात कर कर एक बार पता कर लो, क्या पता वो तुम्हें दे दे। उसकी इन बातों को सुनकर मियाँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड ऐसे तरीके से वो उससे कहने लग जाती है कि नहीं नहीं, मैं इस पर तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा। चैनजे को एक कॉल आता है जहाँ पर उसे पता लगता है कि एक कंपनी जो है वो उसे लोन देने के लिए तैयार हो गई है। इस बात को जानकर तो चैनजे की खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं होता है। वो मियाँ को देखकर कहने लग जाता है कि वाकई में तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा लगी हो, तब से मैं सभी से पूछ रहा था लेकिन तुमसे बात करने के बाद मुझे आगे से ही कॉल आ गया एंड आई एम वेरी हैप्पी। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब देखना कंपनी के जितने भी प्रॉब्लम्स है ना वो सभी के सभी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी और तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही कहकर वो भाग कर वहाँ से चला जाता है। दरअसल वो जो कंपनी थी इसे लोन देने के लिए तैयार हुई थी वो कोई और की कंपनी नहीं थी बल्कि मैं जिनकी कंपनी थी एंड इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये सबके पीछे हमारे मियाँ की साजिश होती है। चैन से उसी टाइम चला जाता है उस आदमी से मिलने के लिए, लेकिन वो जो आदमी होता है ना वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव कर रहा होता है, साथ ही उसे इस तरीके से ट्रीट कर रहा होता है जैसे कि वो कोई सर्वेंट होगा। हमारा चैन से उसे बोलता है कि मुझे आपके साथ कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा है, तो वो उसे काफ़ी मुंह तोड़ जवाब देता है। साथ ही कुछ टाइम बाद उसे कहने लग जाता है कि हम तुम्हारी कंपनी को लोन देने के लिए तैयार नहीं है। अभी जाकर हमने तुम्हारी कंपनी के बारे में अच्छे से पता किया, हमें पता लग गया है कि तुम्हारी कंपनी जो है वो पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट होने वाली है, कोई भी चांसेस नहीं है उसके उठने के। तुम्हारे चक्कर में मैं अपनी कंपनी की बैंड नहीं बजवा सकता हूँ। ऐसा ही कहकर वो वहाँ से जाने लग जाता है। तभी जो चैन से होता है उन्हें रोक लेता है और उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज़ हमारी मदद कर लो, लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं मानते क्योंकि उसे तो जिन ने ये सब कुछ करने के लिए कहा हुआ होता है। तो उधर ही हम देखते हैं कि हमारा जो जिन होता है वो मियाँ के साथ बैठा हुआ होता है एंड वो ये सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। वो हमारी मियाँ को आगे का प्लान बताता है कि किस तरीके से जितनी भी प्रॉपर्टी उसके नाम पर है उसे अपने नाम पर करनी है। मियाँ ना अपने ऑफिस में प्रोजेक्ट को सभी के सामने समझा रही होती है, रैंडमली उसे कॉल आता है एंड उसे पता लगता है कि उसके बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। वो ना वहाँ से भाग कर चली जाती है, साथ ही उसके पीछे पीछे हमारा जिन भी चला जाता है। मिया फटाफट से हॉस्पिटल में पहुंचती है तो देखती है कि जो चैन से है वो उसकी बेटी कोको के सामने बैठा हुआ है और उसके बाद वो उसे बोलता है कि आखिरकार तुम इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो, अपनी जॉब के चक्कर में अपनी बेटी की बलि चढ़ाने पर लगी हुई थी। अगर कोको को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम जानती भी हो कि मैं अपनी बेटी से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। कोको के साथ जो कुछ हुआ है उसमें तुम्हारी गलती है। तभी हम देखते हैं कि उसे कॉल आ जाता है और वो कॉल किसी और का नहीं होता बल्कि मैं सीसी का होता है। सीसी उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में बुलाती है, जिसके बाद वो बोलता है कि ठीक है मैं आने के लिए तैयार हूँ। हमारे मियाँ को वो ये बोलकर जाता है कि किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से उसे जाना पड़ रहा है, लेकिन इस दौरान वो कोको का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दे, ऐसा ही कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसका इंपॉर्टेंट काम कुछ और नहीं होता बल्कि में सीसी से मिलना होता है। हमारी मियाँ ना ये सब कुछ देख लेती है एंड तभी जाकर उसे पता लग जाता है कि इस लड़के को तो अपनी बेटी कोको से भी कोई मतलब नहीं है। तो दूसरी तरफ सीसी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और बहुत ही जल्दी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देने वाली है। मिया को ना ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलने लग जाती है कि तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी की ये हालत हो गई, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो कोको के सामने आता है एंड फाइनली कोको को होश आ गया था। वो उसे बनाना खिला रहा होता है, लेकिन कोको जो होती है वो उसके हाथ से खा ही नहीं रही होती है क्योंकि वो उसे जानती नहीं थी। इतने में ही वहाँ पर मिया आती है। जिन ये सारी बातें उसे बताता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी बेटी वाकई में बहुत ज़्यादा समझदार है, एक अनजान आदमी का दिया हुआ खाना तक नहीं खा रही है। तो तभी उसकी बातों को सुनकर मिया कहने लग जाती है कि वाकई में मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, और तो और मेरी बहुत ज़्यादा केयर भी करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो मिया होती है जब वो जा रही होती है तभी उसके सामने सीसी आ जाती है और उसे देखकर कहने लग जाती है कि यू नो व्हाट मिया, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं माँ बनने वाली हूँ। और तुम जानती हो कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे प्रॉमिस भी कर लिया है कि वो उस ओल्ड लेडी को जल्दी से छोड़ देंगे। मिया को उसकी बातों को सुनकर गुस्सा आता है और वो उसे इग्नोर मारकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीसी सोचने लग जाती है कि तुम्हारे हस्बैंड को तो मैं तुमसे छीन कर रहूँगी, साथ ही उसकी प्रॉपर्टी भी लेकर रहूँगी। कुछ ही बाद हम जिन को देखते हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स लेकर आता है एंड हमारे मियाँ को दे देता है और कहने लग जाता है कि इससे तुम्हारे हस्बैंड का काम तमाम हो जाएगा। कुछ ही टाइम बाद मियाँ को पता लगता है कि जो सीसी थी उसने कुछ गुंडों को हायर किया था ताकि वो कोको को मार सके। तो वो ना उन गुंडों के पास जाती है और उसके बाद उन दोनों से मिलकर कहने लग जाती है कि मैं ना यहाँ पर ना तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी सी डील लेकर आई हूँ एंड आई नो कि तुम इस डील को मना भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें मेरे लिए ना एक लड़की को ऐसा सबक सिखाना है जिससे वो ज़िंदगी भर मुझे कभी ना भूल पाए, और इसके बदले में तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगी, साथ साथ इस कंट्री से बाहर जाने का भी मौका दूंगी और उसके बाद तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी। इन सारी बातों को जानकर वो गुंडे तो बड़े ही खुश जाते हैं क्योंकि वो चाहते भी यही थे कि उन्हें बहुत सारे पैसे मिल जाए। सीसी ने वैसे भी उन्हें पूरे पैसे नहीं दिए थे, तो वो हमारे मियाँ के लिए ये सारे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे मियाँ कुछ ही टाइम बाद वहाँ से चली जाती है और वो गुंडे सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार कैसे इस सीसी को सबक सिखाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो चैन से था उसकी तो हालत ख़राब होती जा रही थी। उसकी कंपनी जो थी पूरे तरीके से बर्बाद होने की कगार में थी। उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। ये सब कुछ सुनकर जो सीसी होती है वो उसे देखकर कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम जानते हो ना कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो हम अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगे? तुम्हें जल्द से जल्द पैसे कमाने पड़ेंगे। जिसके बाद वो जो होता है उस पर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि तुम मुझे ज्ञान मत दो। सीसी अकेले में आकर सोचने लग जाती है कि जब से मियाँ जॉब पर जाने लग गई है तब से ये सब कुछ हो रहा है, मुझे इसे सबक सिखाना पड़ेगा। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि कुछ ही टाइम बाद जो सीसी होती है वो दोबारा से उन गुंडों के पास चली जाती है और अब की बार वो उन गुंडों को सुपारी देती है हमारी मियाँ की। उन्हें कहती है कि लो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पुरानी बार का कैश लेकर आ गई हूँ, साथ ही तुम्हें अब की बार ना एक और लड़की को सबक सिखाना है। ध्यान रखना कि इस बार जान से ही मारना है, आधा अधूरा मत छोड़ देना। एंड इसी तरीके से उसे वो मियाँ की फ़ोटो दिखाता है। अब मियाँ की फ़ोटो देखकर तो वो लोग हंसने लग जाते हैं। सीसी को समझ नहीं आता है कि आखिरकार इनको क्या हो गया, अचानक से इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे। वो उसे बोलते हैं कि यही लड़की कुछ टाइम पहले आई थी तुम्हारी सुपारी देने के लिए, जहाँ पर सीसी कहने लग जाती कि पहले मैंने तुम्हें हायर किया था, तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से वो सीसी को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं एंड भागते भागते जो सीसी होती है वो नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसके पेट पे जोरों का दर्द शुरू हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके से हमारी जो मियाँ होती है ना, जो रिंग उसने अपने हाथों में पहनी हुई होती है, वो उस रिंग को उतार फेंक देती है और कहती है कि आज से तुम्हारा और मेरा सारा रिश्ता ख़त्म। चैन से तुम मेरी आज के बाद ना तो शक्ल देख पाओगे और ना ही मैं तुम्हारी शक्ल देख पाऊंगी, हमारा रिश्ता ख़त्म। ऐसा ही कहकर वो बहुत ज़्यादा खुश उठाती है क्योंकि वो इस रिश्ते में रहकर बहुत ही ज़्यादा पक गई थी। कुछ ही टाइम बाद वो चली जाती है मिलने के लिए सीसी को। सीसी उसे देखकर कहने लग जाती है कि अब जाकर जो तुम्हारे दिल पे बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ रही होगी क्योंकि मैंने अपने बच्चे को खो दिया है। उसकी बातों को सुनकर मियाँ उससे कहती है कि मुझे कुछ बात की ठंडक नहीं पड़ रही है, इवन मुझे तो बुरा लग रहा है। मैंने कभी नहीं चाहा था तो कि तुमसे तुम्हारे बच्चे को छीना जाए क्योंकि मेरी भी एक बेटी है, लेकिन तुमने जो चीज़ें मेरे साथ की है उसके लिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ जो हुआ है तुम्हारे कर्मों की वजह से हुआ है। तुम खुद को कितना भी डिफेंड करने की कोशिश कर लो और सारा ब्लेम मेरे सर पे डालने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम भी जानते हो कि असल में सच्चाई क्या है। अगर तुम चाहती हो कि अभी भी सब कुछ ठीक हो जाए तो तुम्हें अपनी हरकतों से बाज आना पड़ेगा और किसी और का घर इस तरीके से नहीं उजाड़ना पड़ेगा। ऐसा ही कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद तो सीसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट वो अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी कि इन सब चीज़ों में उसकी गलती है, बल्कि मैं उसे तो अभी भी इन सब चीज़ों में मियाँ की ही गलती नज़र आ रही थी और वो सोचती है कि उसी की वजह से सब हुआ है। कुछ ऐसे तरीके से हम देखते हैं कि हमारी मियाँ जो होती है वो अकेली बैठी हुई होती है और काफ़ी ज़्यादा उदास होती है।
क्योंकि उसकी वजह से कहीं न कहीं सीसी का जो बच्चा था वो मर गया था और वो नहीं चाहती थी कि वो एक बेज़ुबान की जान ले जिसकी गलती भी नहीं है। तो जिन उसे शांत करवाता है और कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बल्कि में सब कुछ सीसी के साथ जो हुआ था, वो सीसी की ही वजह से हुआ है। नेक्स्ट सीन में मिया और हमारा चैंज़े जो होता है वो साथ में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर मिया होती है चैंज़े को बोलने लग जाती है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। दरअसल मैं तुमसे आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। इस बारे में सुनकर तो चैंज़े बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये सारी बातें क्यों कह रही हो? डिवोर्स पेपर को जब देखता है तो सोचने लग जाता है कि ये कोई मज़ाक-वज़ाक नहीं कर रही है, बल्कि मैं बिल्कुल सच बोल रही है। वो उसे देखकर कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम इस तरीके से डिवोर्स मुझे क्यों दे रही हो? मैं तो तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब उसकी बातों को सुनकर मिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे देखकर कहने लग जाती है कि अपना नाटक बंद रखो। सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है और तुम्हें लगता है कि ये सब सच्चाई आने के बावजूद भी अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो मुझसे बड़ी बेवकूफ़ लड़की इस दुनिया में कोई नहीं होगी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तुम्हारे और सीसी के अफेयर के बारे में मुझे सब कुछ पता लग गया है। एंड कुछ इसी तरीके से वो चैंज़े को सबूत भी दिखाती है। अब जैसे ही चैंज़े उन सबूतों को देखता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो जो सीसी थी वो ही मुझे सेड्यूस करती थी। तुम तो मुझे जानती हो ना कि मैं कितनी अच्छा लड़का हूँ और मैं तुम्हारी कितनी ज़्यादा केयर करता हूँ। साथ ही अपनी बेटी कोको से भी कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो उसकी बातों को सुनकर ना हमारी जो मियाँ होती है वो कहने लग जाती है कि अगर प्यार करते ना तो कभी मुझे धोखा देने की सोचते भी नहीं। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन तुमने मेरे लिए क्या किया? सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे धोखा दिया। अब तुम्हें अकेले रहने का शौक है तो रहो अकेले। जिसके बाद चैंज़े जो होता है वो कॉल करता है सीसी को और उससे कहता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह तुम हो। ऐसे ही कहकर ना वो फटाफट से हॉस्पिटल में चला जाता है उससे मिलने के लिए, ताकि वहाँ पर जाकर वो उसे सबक सिखा सके। एंड ऐसे ही कहकर वो उसके सामने बैठा हुआ होता है तो उसे देखकर कहने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरा हँसता खेलता परिवार पूरी तरीके से बिखर गया। अब मेरी वाइफ जो मिया है वो मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गई है। तुम आखिरकार हमारी लाइफ से दूर क्यों नहीं चली जाती हो? उसकी इन बातों को सुनकर जो सीसी होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे देखकर वो कहने लग जाती है कि कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमने ही मुझे प्रपोज़ किया था। साथ ही तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। अब जाकर जब सिचुएशन सारी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, बल्कि में असली कल्प्रिट तो तुम हो। तुमने मिया की ही नहीं बल्कि मैं मेरी ज़िंदगी के साथ और कोको की ज़िंदगी के साथ भी खेला है। तुम्हें लगता है कि इतनी ईज़िली मैं तुम्हें जाने दूँगी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जिसके बाद चैंज़े जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाओगी। मिया तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो तो जैसे-तैसे करके मेरी बातों को मान जाएगी और उसके बाद हम हैप्पी फैमिली की तरह रहने भी लग जाएँगे। तो इसी तरीके से वो उससे कहती है कि सही कहा तुमने, मुझे भी तुमसे ब्रेकअप चाहिए। जिसके बाद उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और कुछ इस तरीके से अब जाकर सीसी की सारी अकल ठिकाने आ गई थी और उसे पता लग रहा था कि वाक़ई में जो उस दिन हमारे मियाँ उसे समझा रही थी कि उसे किसी दूसरे का घर बर्बाद नहीं करना चाहिए और किसी की मिस्ट्रेस बन के नहीं रहना चाहिए, उस दिन उसने उसकी बात नहीं मानी थी। लेकिन आज उसे उसकी इस बात को ना मानने का बहुत बड़ा अफ़सोस था। उसे बड़ा प्राउड फ़ील हो रहा था दूसरों का घर तुड़वाने में। लेकिन आज जब उसकी ये हालत हो गई थी कि उसे कोई भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और साथ ही सोचने लग जाती है कि आखिरकार क्यों उसने मिया जैसी इतनी अच्छी लड़की के साथ ये सारी चीज़ें की। मिया अपने ऑफिस में मन लगाकर काम कर रही होती है क्योंकि अब उसे फाइनली अपने लिए पैसे कमाने थे और किसी और के बारे में नहीं सोचना था। लेकिन जब वो अपना काम कर रही होती है तो ऑल ऑफ अ सडन उसे एक कॉल आता है जो कि उसके डॉक्टर का होता है और उसके डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी बेटी कोको पूरे तरीके से ठीक हो गई है और हॉस्पिटल से बहुत ही जल्दी वो डिस्चार्ज होने वाली है। तो कुछ ही टाइम बाद जैसे ही वो चली जाती है हॉस्पिटल में और अपनी बेटी को ढूंढने लग जाती है तो उसे पता लगता है कि कोको तो अपने रूम में है ही नहीं। वो डॉक्टर से जाकर पूछती है कि आखिरकार कोको कहाँ गई। तो तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके डैड यहाँ पर आए थे उसे लेने के लिए और चले गए हैं। हमारी मियाँ फटाफट से जिन को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ जिन, प्लीज़ मेरी मदद करने आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फटाफट से अपने कार के अंदर बैठ जाती है एंड इसी तरीके से वो जिन से कहने लग जाती है कि आखिरकार वो कोको को कहाँ लेकर गया होगा। आई नो कि वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करता है और उसे तो बिल्कुल भी उसकी कोई कदर नहीं है। ना जाने वो मेरी बेटी के साथ क्या करेगा। जिन प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जिन उसे देखकर कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो तुम्हारी बेटी को तुमसे दूर लेकर गया है इसका मतलब कि यही है कि वो तुमसे बात करना चाहता है और अगर वो तुमसे बात करना चाहता है तो वो तुम्हें
थोड़ी ही देर बाद कॉल भी करेगा। जैसे ही वो ऐसे कहता है तभी उसे कॉल भी आ जाता है। एंड इसी तरीके से हमारी ये जो मियाँ होती है उससे बोलती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, जहाँ पर चैन से उसका रिप्लाई करता है और कहता है कि तुम तो मुझे इस तरीके से ट्रीट करती हो जैसे कि मैंने इसे किडनैप कर लिया होगा। कोको यहीं पर ही है, आखिरकार मैं इसका बायोलॉजिकल डैड हूँ, तो मैं इसको बुरे तरीके से ट्रीट कैसे कर सकता हूँ। जहाँ पर मियाँ उससे बोलती कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और इस बात का ध्यान रखना, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना, खरोच तक आई, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि मेरी बेटी को सही तरीके से मेरे पास वापस छोड़ दो। चैन से उसे बोलता है कि एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, जब तुम मेरे साथ पहले की ही तरह फैमिली की तरह रहोगी। जहाँ पर हमारी जो प्यारी सी मियाँ होती है वो कॉल कट कर देती है। एंड इसी तरीके से ना वो जिनको ये सारी बातें बताती है, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि उसे चैनसे के साथ अब दोबारा से इस घटिया से रिलेशनशिप में नहीं जाना है, जहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ उसका यूज़ करे और उसे धोखा दे। जिन उसे बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी कि अभी इसका लोकेशन ट्रैक करवाता हूँ और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये कोको को कुछ भी नहीं करेगा, बिकॉज ही रियली लव हर, क्योंकि वो उसकी डॉटर है। वैसे हम देखते हैं कि जो चैन से होता है वो बैठा हुआ होता है एंड इतने में ही जो कोको होती है ना, उसे अपनी मॉम की याद आने लग जाती है और वो समझ जाती है कि डैड और मॉम का झगड़ा हुआ है। वो अपने डैड से कहने लग जाती है कि मुझे मॉम के पास जाना है, जहाँ पर ना वो ज़ोर से कांच के ग्लास को नीचे पटक देता है। बेचारी बच्चे अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई थी और वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि उसके बाद वो रोने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे मेरी मॉम के पास जाना है, प्लीज़ मुझे मेरी मॉम के पास छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। बट जो चैन से होता है उसकी बात नहीं मानता है, जिसके बाद वो ना खुद ही उठकर वहाँ से जाने लग जाती है। अब ये सब कुछ देखकर तो चैन से को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार कोको उसकी बात को कैसे नहीं मान रही है, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। वो उसका हाथ कसकर पकड़ता है और उसके बाद एक ज़ोरदार तमाचा उस पर मारने वाला होता है। इतने में हमारी जो मियाँ होती है ना, वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है, उसके साथ जिन भी होता है। वो दोनों के दोनों भाग कर अंदर जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि चैन से का ना कोई भरोसा नहीं है। जैसे ही वो अंदर पहुँचती है तो देखती है कि ये जो चैन से है इतनी छोटी सी बच्ची पर हाथ उठाकर उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वो फटाफट से जाकर कोको को पकड़ लेती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की, आखिरकार तुम खुद को समझते क्या हो, कितने घटिया बाप हो तुम। इतनी छोटी सी बच्ची जो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई है, तुम उसे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, तुम तो इस बच्चे के बाप कहलाने के लायक भी नहीं हो। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें डिवोर्स देने वाली हूँ। तुम जैसे हैवान के साथ रहने से बेहतर कि मैं पूरी लाइफ भर सिंगल ही रह लूँ। चैन से उसे देखकर कहता है कि अपनी बकवास बंद रखो और ये नाटक खत्म कर जल्दी से मेरे साथ शादी दोबारा से करो और मेरे साथ ही रहो, इधर उधर जाने की तुम्हें कहीं ज़रूरत नहीं है। हमारी जो मियाँ थी ने उसने साफ साफ उसे बता दिया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अब तो मैं तुम्हारे साथ आऊँगी नहीं, तुम्हें जो करना वो करो। इतने में ही वहाँ पर ना जिन की भी एंट्री हो जाती है। अब जिनको देखकर तो चैन से को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे देखकर कहने लग जाता है कि अच्छा, इसका मतलब कि तुम मुझे चीट कर रही थी इस लड़के के साथ रहकर, तुम तो बहुत ही घटिया औरत हो। तभी तो मैं बोलूँ कि तुम पे इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई है कि तुम मुझे डिवोर्स वगैरह की बातें कर रही हो। तुम तो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती थी। खैर देखो, एक गलती मुझसे हुई, एक गलती तुमसे हो गई, दोनों की गलती काट कर अब दोबारा से साथ में रहने लग जाते हैं। इतने इस प्रॉब्लम को इतना एग्जॉजरेट नहीं करते। जहाँ पर जो जिन होता है ना, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको मारने लग जाता है, ये कहकर कि अपनी बकवास बंद रखो। तुम्हें लगता है कि चीटिंग एक छोटी सी बात है। जहाँ पर जो चैन से होता है उसे चुप रहने के लिए बोलता है। इतने में वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उसके बाद वो चैन से को पकड़ लेते। लेकिन जो चैन से था वो जेल में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। वो उनसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरा क्या कसूर है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। इतने में ही जो सीसी होती है वो कार को स्टार्ट कर रही होती है और उसने डिसाइड कर लिया था कि आज तो चैन का खेल खत्म कर देगी। जैसे ही वो उसे रास्ते में देती है तो कार से टक्कर मार देती है एंड इसी तरीके से उसे जेल में डाल दिया जाता है। हमारी जो मियाँ थी उससे मिलने के लिए गई थी और उसे देखकर वो कहने लग जाती है कि मैंने जो बात तुम्हें पहले कही थी, होप सो तुम्हें उस बात का आज एहसास हो गया होगा। जिसके बाद सीसी उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया था, एक ऐसे इंसान पर भरोसा किया जिसने मेरी फीलिंग का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो इंसान मुझे इतने सपने दिखा रहा है, पूरे शहर की रानी बनाने के लिए बोल रहा है, वो मुझे इस तरीके से धोखा देगा, जिस वजह से मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को ही धोखा दिया। मैं जानती हूँ कि मैं विश्वास के लायक नहीं हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। शायद तुम मुझे माफ़ कर दो तो मेरे थोड़े से पाप कम हो जाए।
मुझे चैन से को जान से मारने का दुःख बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ का ज़्यादा दुःख है कि मैंने तुम्हें दुःख पहुँचाया। तुम जैसी इतनी अच्छी लड़की को, जिसने मेरी हर वक़्त हेल्प की, मेरा हमेशा भला चाहा, लेकिन मैंने तुम्हारा ही दिल दुखाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मिया उसकी बातों को सुनकर कहने लग जाती है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी। इवन दो मैं तो तुम्हें अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानती थी, लेकिन तुमने जो कुछ मेरे साथ किया उस वजह से मुझे तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। मैं कोई नहीं हुई हूँ तुम्हें माफ़ी देने वाली। बस इतना चाहती हूँ कि तुम सुधर जाओ और एक अच्छी लाइफ जियो। ऐसा ही कहकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। मिया की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि वो खुद की ये दोस्त को इस तरीके से जेल में बंद होता हुआ देख रही थी और उसकी मदद भी नहीं कर पा रही थी। बट वो ये बात भी जानती थी कि सीसी ने उसके साथ बुरा किया है। कुछ ही टाइम बाद वो वहाँ से बाहर आती है और देखती है कि अब हमारी कोको पूरी तरीके से जिन के साथ फ्रेंडली हो गई थी और वो दोनों साथ में बैठकर ना गेम खेल रहे होते हैं। तभी जिन जो होता है वो मिया के पास आता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि फाइनली अब तो तुम अच्छा फील कर रही होगी ना। जहाँ पर हमारी मियाँ बोलती है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। इसी तरीके से कुछ ही टाइम बाद वो तीनों के तीनों एकदम फैमिली की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ कर वहाँ से चले जाती हैं। हमारी जो कोको थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि भले ही उसने अपने रियल डैड, बायोलॉजिकल डैड को खो दिया था, लेकिन आज उसे उसके खुद के डैड से भी ज़्यादा प्यार करने वाले डैड उससे मिल गए थे। यहीं पर ये ड्रामा भी ख़त्म हो जाता है।